हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ये क्वेश्चन करेंगे, पार्ट सी का क्वेश्चन है ये, जो CSR नेट नवंबर 2020 में आया था। 5 मार्क्स का ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन जब सोल्व करूँगा मैं तो आप देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन था, बस दिखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स से कह दो, तो किसी से भी, क्योंकि दोनों से सोल्व हो सकता है ये। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप इजीली ये इस क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन था, अ पेंडुलम एग्जीक्यूट्स स्मॉल ऑसिलेशंस बिटवीन एन एंगल प्लस थीटा नोट एंड माइनस थीटा नोट। स्मॉल ऑसिलेशन ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन दो एंगल्स दे रखे हैं। इफ़ टाउ थीटा डी थीटा इज़ द टाइम स्पेंड बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा। मतलब ये जो टाउ थीटा का फंक्शंस दे रखा है, ये जो हमें ऑप्शंस में दे रखा है, इट इज़ द टाइम स्पेंड बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा। तो थोड़ा सा एंगल लो डी थीटा, उसके अंदर जो उसने टाइम स्पेंड किया है ये वो टाइम बता रहा है। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स द टाइम, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है ये। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे टाउ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, एंड धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है, एंड यहाँ पे सबसे कम टाइम स्पेंड कर रहा है, एंड जैसे यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। तो मैं ये बस बता रहा हूँ कि ये टाउ यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, देन टाउ थीटा इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत सारी ऑप्शंस दे रखे हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। तो हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या होगा। अगर आप वैसे ही सोचो, जैसे मैं एक पेंडुलम पहले बना देता हूँ। लेट्स से पेंडुलम को यहाँ से हैंग कर रखा है, एंड ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। अब इसको हमने एक फोर्स दे दिया, मतलब इधर की तरफ एक फोर्स दे दिया ताकि ये ऑसिलेट करे, एंड रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा इसे, फिर ये ऑसिलेट करेगा। इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, अब मैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बना देता हूँ। लेट्स से ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे ये मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, मास m का है, एंड ये x इक्वल टू 0 ले लो, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ये, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मैं इसे प्लस a ले रहा हूँ। दिस इज़ द मैक्सिमम पोजीशन, एंड इसने बोला प्लस थीटा नोट से माइनस थीटा नोट। ये प्लस थीटा नोट हो जाएगा, एंड ये माइनस थीटा नोट, मतलब वो इस एंगल, क्योंकि यहाँ पे मैं थीटा को 0 डिग्री लूँगा। ठीक है, तो इससे मेज़र कर रहे हैं। ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो प्लस थीटा नोट हो जाएगा, ये नेगेटिव साइड में जा रहा है तो माइनस थीटा नोट हो जाएगा। ये भी थीटा नोट है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है नेगेटिव साइड में। इसको मैं x इज़ इक्वल टू माइनस a लिख दिया। ठीक है, इन दोनों पोजीशंस पे ये मूव कर रहा है। ऐसे ऐसे ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमें ये टाइम बताना है। जब ये एक छोटे से पार्ट, मैंने बहुत छोटा पार्ट लिया है, दिखाने के लिए बस मैंने इतना वो दिखा दिया। दिस इज़ वेरी स्मॉल एंगल, दिस इज़ डी थीटा। एंड इसमें ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसको मैं ले लेता हूँ dx डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हमें दे रखा है टाउ थीटा डी थीटा रिप्रेजेंट्स द टाइम स्पेंड बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा। मतलब अगर ये थीटा है, दिस विल बी थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, इसके बीच में ये जो टाइम स्पेंड कर रहा है उसे हमने टाउ से रिप्रेजेंट करा है, टाउ थीटा से। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि ऐसे ऐसे अगर अलग अलग एलिमेंट्स लेता हूँ तो कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, कहाँ पे कम टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, तो अगर आप वैसे ही सोचो कि अगर ये पेंडुलम सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम अगर ऑसिलेट करता है तो जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। अगर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी तो मतलब ये यहाँ पे सबसे कम टाइम स्पेंड करेगा। टाइम विल बी मिनिमम हेयर। एंड एक्सट्रीम पोजीशंस पे अगर देखेंगे, x इक्वल टू प्लस a या फिर x इक्वल टू माइनस a पे अगर देखेंगे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, वेलोसिटी मिनिमम रहती है, क्योंकि जब यहाँ पे जाता है तो एक तरह से रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, आप उस तरीके से भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है,
काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, उल्टा होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। सो एक्सट्रीम पॉइंट्स और मीन पोजीशन में आपको यहाँ दोनों में देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, तो वेलोसिटी इसकी मिनिमम हो जाती है, एक तरह से रेस्ट पे आ जाता है। तो यहाँ पे मतलब ये सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, अगर वेलोसिटीज़ कम होगी मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, सो वेलोसिटी सो टाइम विल बी मैक्सिमम हेयर। ठीक है, तो अगर टाइम को इसने थीटा से डिनोट करा है तो थीटा यहाँ पे टाइम को इसने टाओ से डिनोट करा है। सो टाओ विच इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा अलग अलग एंगल पे। सो यहाँ पे टाओ मैक्सिमम होगा, यहाँ पे टाओ मिनिमम होगा। तो अगर आप ग्राफ में देखोगे तो सारे ग्राफ ही इसी टाइप से हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम जा रहे हैं। सो ये भी ऐसे ही जा रहा है, ये भी ऐसे ही जा रहा है, ये भी ऐसे ही जा रहा है। सो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट अभी नहीं कर पाओगे। सो हम कर क्या सकते हैं, हम इस टाउ थीटा डी थीटा जो हमें दे रखा है टाइम स्पेंड बिटवीन थीटा एंड डी थीटा, इसको हम रिलेट कर देंगे प्रोबेबिलिटी से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट सम डिस्टेंस। सो इसको जो टाइम स्पेंड है इसको हम रिलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन थीटा एंड डी इन सब एट सम डिस्टेंस डी एक्स। सो या फिर थीटा प्लस डी थीटा कह लो। सो प्रोबेबिलिटी ऐसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम स्पेंड वही होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, जहाँ पे कम प्रोबेबिलिटी होगी वहाँ पे कम टाइम स्पेंड करेगा। सो वही चीज़ हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। सो अगर आपने पढ़ा हुआ है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स का ही है बेसिकली क्वेश्चन। सो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर लोगे, उसकी एक्सप्रेशन पता है। तो मैं एक्सप्रेशन अभी ड्राइव भी करेंगे, उससे पहले इजी वे देखते हैं कि कैसे सोल्व कर सकते हैं ये। आपको पता होगा क्वांटम, अगर आपने क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर पढ़ा होगा, क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसमें भी हम क्वांटम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जो क्वांटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, क्वांटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी px, that is given by psi star x into psi x और psi x के मोड का स्क्वायर। सो ये nth ऑर्डर का वेव फंक्शन का स्क्वायर है। सो अलग अलग क्वांटम नंबर के कोरस्पोंडिंग हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलेगी। सो देखते हैं कैसा होता है। सो n इक्वल टू 0 पे देखते हैं, ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन हमें पता है कैसा होता है, तो उसी का स्क्वायर कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर आपने पढ़ा होगा ये चीज़ तो, कि ग्राउंड स्टेट में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन कैसा होता है। सो ये होती है क्लासिकल लिमिट्स, दीज आर क्लासिकल लिमिट्स एट x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू ए, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। सो क्लासिकली जो पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो इसके बाहर नहीं जा सकता, बट क्वांटम मैकेनिकली वो जा सकता है। इसलिए हमारा जो वेव फंक्शन है कुछ इस टाइप का आता है, एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी ग्राउंड स्टेट में सेम ही रहती है। सो कुछ इस टाइप का रहता है। सो मैंने ये ढंग से नहीं बनाया, आप देख लेना, कुछ इस टाइप का ही होता है। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे मिलने की, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, डैट इज़ एट मीन पोजीशन पे, एंड मिनिमम होती है यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम प्रोबेबिलिटी at extreme positions, and further quantum mechanically ये क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में भी जा सकता है। दिस इज़ क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, एंड ये इस पे भी जा सकता है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। इसको क्लासिकल फॉरबिडन रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लासिकली पार्टिकल सिर्फ इसके अंदर ही रह सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता, बट क्वांटम मैकेनिकली इट कैन गो देयर। ठीक है, सो अब क्वांटम मैकेनिक्स को मैं कैसे रिलेट करूँगा क्लासिकल मैकेनिक्स से। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हमने देखा था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, हमने देखा था ना, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, बट इसका उल्टा है। सो अब कैसे रिलेट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से। एक कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा हो, कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल जो बोर ने दिया था, उसने क्या कहा था कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम नंबर से हम एनर्जीज़ को या फिर वेव फंक्शन को डिनोट करते हैं, अगर हम क्वांटम नंबर को बहुत ज़्यादा कर दें,
क्वांटम नंबर को हायर क्वांटम नंबर्स में ले जाएं, हायर वैल्यूज़ में ले जाएं, तो जो क्वांटम लिमिट है, वो एग्जीड कर जाती है, मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो अप्रोच कर जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स में। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी कह लो या फिर क्वांटम जो लिमिट है वो क्लासिकल की तरह अप्रोच कर जाती है, मतलब क्वांटम एंड क्लासिकल दोनों मर्ज कर जाते हैं। सो ये दोनों क्या है, मर्ज कर जाते हैं जब हम n को बहुत ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं। जो क्वांटम नंबर होता है हमारा, क्वांटम मैकेनिकल नंबर जो होता है, उसको जब हम बहुत ज़्यादा बड़ा ले जाएंगे तो क्वांटम प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वो दोनों एक दूसरे की तरफ मर्ज कर जाएंगे और एक जैसे हो जाएंगे। तो आप n को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेके देखो। सो अगर आपने वेव फंक्शन पढ़ा होगा n=2 के लिए, एक बारी मैं बना देता हूँ। सो कुछ इस टाइप के से आपने वेव फंक्शन पढ़ा होगा, ये लिमिट्स हैं। सो कुछ इस टाइप से आता है n=2 के लिए, ठीक है। सो ये वेव फंक्शन नहीं है, वेव फंक्शन तो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है, पहले ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो ये मैं सिर्फ वो बना रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी px। यहाँ पे भी ये वेव फंक्शन नहीं था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी। वेव फंक्शन भी कुछ ऐसा ही रहता है क्योंकि n=0 में सिमेट्रिक रहता है, इसमें एंटी सिमेट्रिक होता है, तो इस टाइप से वेव फंक्शन रहता है। वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कुछ इस टाइप से आती है हमारी। सो यहाँ पे भी ये क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में जाता है ऐसे, ठीक है। सो नाउ n=3 के लिए देखते हैं, 3 के लिए कैसा होता है। 3 के लिए भी अगर आपने बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ इस टाइप का रहता है, यहाँ पे 3 आ जाती हैं। सो जितनी ज़्यादा करेंगे तो उतनी ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। सो अगर आप n= बहुत ज़्यादा ले लेंगे, लेट्स से 10 पे क्या होता है, ये क्लासिकल की तरफ अप्रोच कर जाता है थोड़ा बहुत, नॉट एग्जैक्टली क्लासिकल, बट अगर आप यहाँ पे बनाएंगे तो दिस इज़ क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी। सो मैं यहाँ पे अगर दिस इज़ द क्लासिकल लिमिट at x=-a and x=a। सो ये जो है ये इस टाइप का आता है। जब यहाँ पे जाते हैं तो वेव फंक्शन ये छोटा होता रहता है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है, एंड जैसे जैसे एक्सट्रीम में जाते हैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है। सो आपने अगर ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो इस टाइप से होता है। जब हम हायर क्वांटम नंबर में जाते हैं तो वेव फंक्शन हमारा कुछ इस टाइप से आता है। वेव फंक्शन थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक होगा, ऊपर नीचे होगा। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, डैट इज़ ψx के मोड का स्क्वायर है ये, ठीक है। सो जो हमारी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये अप्रोच कर जाता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को। अब देखो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, जहाँ पे वेव फंक्शन की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। सो मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अब ये मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ, एंड यहाँ पे जाके ये कम हो रही है, ठीक है, एंड देन एक्सट्रीम पे जाके सबसे ज़्यादा दोबारा हो जा रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिखेगा दिस इज़ द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। सो ये क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी भी है, ये क्लासिकल भी है, ये क्वांटम भी है, बट अब क्वांटम प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ चली गई है एंड दोनों मर्ज हो गई हैं, ठीक है। सो दे बिकम सेम एट हायर एज एन इंक्रीजेस। सो बहुत ज़्यादा n के लिए अब ये सेम हो गए हैं। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस आपको दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन कुछ ऐसा ही दे रखा है कि यहाँ पे फाइनाइट रहता है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं जाती। सो क्लासिकली ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती क्या। सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन x and x+dx, ठीक है। सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन x and x+dx। सो इस dx डिस्टेंस में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो इसको हम लिखते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ, फर्स्ट ऊपर लिखेंगे टाइम विद द पार्टिकल टेक्स टू गो थ्रू दिस डिस्टेंस dx। सो टाइम
to go through this dx distance divided by the total time period of oscillation. So total time period of oscillation कैपिटल T से डिनोट करते हैं एंड वो हमें पता है 2π/ω के इक्वल होता है. टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, जब ये मास यहाँ से जाएगा यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर मीन पोजीशन पे जाएगा और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे एंड फिर दोबारा इधर आएगा, जब इसका पूरा टाइम पीरियड होगा. सो अब ये अगर एक ऑसिलेशन पूरी कर रहा है, जैसे एक ऑसिलेशन पहले ये इधर गया, फिर ये इधर गया एंड फिर वापस आया, ये इसकी पूरी एक ऑसिलेशन हुई, एक टाइम पीरियड हुआ. सो इसने dx डिस्टेंस कितनी बारी ट्रैवल किया, 2 बारी, एक बारी इधर जाते हुए, एक बारी वापस आते हुए. सो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, मतलब ये dx डिस्टेंस इसने कितने टाइम में ट्रैवल किया, डैट विल बी dt प्लस dt, क्योंकि 2 बारी ट्रैवल करेगा. सो dt प्लस dt मतलब 2dt टाइम में ट्रैवल करेगा. सो टाइम यहाँ पे बताना है. सो डिस्टेंस ये वैसे ट्वाइस कर रहा है, यहाँ पे भी आप 2dx भी लिख सकते हो क्योंकि 2 बारी ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. सो इतना डिस्टेंस ये कितने बारी में ट्रैवल किया इसने, 2tt टाइम पे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड विच इज़ t. सो अब हम t को 2π/ω लिख सकते हैं. सो 2π/ω अगर मैं यहाँ पे डालूँ 2π/ω, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी px tx इज़ ω/dt/π. सो ये प्रोबेबिलिटी आ गई. नाउ हम इस dt को वेलोसिटी से रिलेट करेंगे. ठीक है, वेलोसिटी से कैसे रिलेट करेंगे, हमें पता है पोजीशन, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, उससे हमारे पास पोजीशन की वैल्यू आती है. जो सॉल्यूशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, x इज़ इक्वल टू a sin ω/t आता है, a sin ω/t. उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डैट इज़ गिवन बाय dx/dt एंड वो क्या होती है, dx/dt कर दो इसका. सो a cos ω/t एंड डैट विल बी इनटू ओमेगा. ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे a cos ω/t एंड फिर ω/t का डिफरेंशिएशन, डैट विल बी ओमेगा. सो a ओमेगा cos ω/t को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ω/t एंड a को अंदर ले जाओ तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ω/t एंड डैट विल बी ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ω/t क्या हो जाएगा, x स्क्वायर. सो डैट विल बी एक्स स्क्वायर. सो यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया. अब हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या थी, ω/dt/π. सो यहाँ से हम dt निकाल लेते हैं. सो टाइम dt विल बी इक्वल टू, dt को उधर ले गए, dt विल बी dx/v. सो dx/v आ गया, डैट विल बी dx/ वेलोसिटी हमने निकाल ली थी, इट इज़ ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी px tx जो ओमेगा dt/π के इक्वल था. सो dt की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे. सो ओमेगा dt है dx/ओमेगा पाई पहले से था अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी dx/ओमेगा कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पाई भी है. सो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/π अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज़ द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. आपको ये एक्सप्रेशन भी पता होनी चाहिए, अगर आपने ये तो 12th में ही पढ़ते हैं, 12th या BSc में आपने पढ़ी होगी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेशन दी होती है. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा कि px जो है इट इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स. एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ये मैक्सिमम है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स कहाँ पे, x इक्वल टू प्लस माइनस ए अगर लोगे तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस ए किया यहाँ पे तो डैट विल बी इन्फिनिटी. सो 1/π और a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी. सो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी यहाँ पे. ठीक है, एट द एक्सट्रीम एंड्स. एंड px विल बी मिनिमम एट मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन कह देते हैं इसे, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, डैट इज़ एट x इक्वल टू 0 पे. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/π अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0, डैट विल बी a स्क्वायर ओनली. सो 1/πa. सो ये प्रोबेबिलिटी आएगी
at the mean position. So this is not zero, this is finite value. ठीक है, तो यही पता करना था कि ये फाइनाइट होती है, ये ज़ीरो नहीं होती, ये फाइनाइट होती है. अगर ज़ीरो होती तो कुछ इस टाइप का कर्व आता फर्स्ट वाला, लेकिन फाइनाइट होती है तो ये सेकंड ऑप्शन आएगा, इसमें सेकंड आंसर होगा इसका. यही हमने क्वांटम मैकेनिकली भी देखा था कि ये ज़ीरो नहीं रहती यहाँ पे, अगर n को जितना भी इंक्रीज़ कर दो लेकिन यहाँ पे वेव फंक्शन रहेगा एंड उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, तो ये फाइनाइट प्रोबेबिलिटी रहती है. एंड दिस इज़ 1/πa. ठीक है, सो 1/πa के इक्वल रहता है ये. ओके, सो इजी क्वेश्चन था, काफ़ी मेथड से मैंने बता दिया कि कैसे कैसे कर सकते थे. सो थैंक यू.